दोस्तों, जो चैप्टर 3 हम देख रहे थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, संकेत चिन्ह तथा विद्युत फंडामेंटल, उसका चौथे भाग का ये वीडियो है। इसमें हम कुछ और परिभाषाओं को जानेंगे और देखेंगे कि उन परिभाषाओं का क्या मतलब होता है और वो परिभाषाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इन चीज़ों को आप इसी तरह नोट भी करते चलिएगा, अलग से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि नोट से बता रहा हूं मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, कोई भी तत्व है हमारा, उसके जो उस परमाणु के अंदर जो है, इसे ये हमारा परमाणु है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अगला है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। देखिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में छोटा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है देख लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह परमाणु क्रमांक होती है, और इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होती है वही परमाणु भार होती है। उसी को हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से हम प्रतीक, इसका जो होता है वो आई होता है और इसका जो मात्रक होता है वो ए होता है, मतलब एम्पियर होता है। अगला है हमारा विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दृष्ट धारा। जिसमें से प्रत्यावर्ती जो धारा होती है यह वह विद्युत धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ जो सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। देखिए, ये हमारा एसी होती है, ठीक है, ये हमारा एसी होता है। इसमें क्या है देखिए, समय के सापेक्ष यह प्लस में होता है और यह माइनस में होता है। समय के सापेक्ष इसका मान जो है बदलता रहता है, जो हमारा एसी होता है। इसमें इसीलिए बोलते हैं कि 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब यह हुआ कि 50 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल का मतलब क्या होता है, या आगे यह सब चीज़ें आप डीपली समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना, वह एक साइकिल होती है। छोटा सा चीज़ आप थोड़ा सा मोटी भाषा में समझ लीजिए। ये हमारा गोल सा क्या होता है, साइकिल का पहिया होता है, ठीक है। साइकिल का पहिया मतलब ये पूरा एक चक्कर यहाँ से लेकर के घूम के वापस एक चक्कर पहुँच जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, आधा गोला ये ऊपर वाला है, आधा गोला ये नीचे वाला है। तो इन दोनों को एक, अगर इस वाले को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक गोला बन जाएगा ना। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जब घूम करके सप्लाई पहुँचती है तो वह एक साइकिल हो जाती है। अब इसी तरह से 50 साइकिल चलता रहता है, ठीक है। 50 साइकिल प्लस में, मतलब 50 बार ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे जाएगा। जो हमारी एसी सप्लाई ये होता क्यों है? यह फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। आगे आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के कारण यह सब होता है, प्लस में और माइनस में चलता है। तो इसमें क्या होता है कि 50 बार जब ये ऊपर जाता है तो 1 सेकंड में 50 बार ऊपर जाता है, और नीचे जो आता है 50 बार वो 1 सेकंड में ही 50 बार नीचे आता है। मतलब 1 सेकंड में ही 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, मतलब 100 बार इसका यह ऑपरेशन होता है। तो यह समय के साथ इसकी जो दिशा है वह बदलती रहती है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा, इसकी जो दिशा है, देखिए दिशा एक बार पॉजिटिव में भी दिशा जा रही है, एक बार नेगेटिव में दिशा जा रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जिसका मान तथा दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है। यह अल्टरनेटर से मिलता है। जो हमारी एसी होती है वह अल्टरनेटर से या टरबाइन होती है, उन सब चीज़ों से मिलता है, ये पैदा होती है। और घरों में, फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है इसी को हम एसी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद जो अगला है हमारा दृष्ट धारा। दृष्ट धारा क्या होता है? जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के साथ नियत रहता है उसको हम डीसी सप्लाई या दृष्ट धारा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चूंकि हमारी जो एसी सप्लाई होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इस तरह से
जो सप्लाई होती है केवल और केवल पॉजिटिव में ही चलती है या कभी नेगेटिव में नहीं जाती है, जो हमारी डीसी सप्लाई होती है। इसीलिए इसमें पोलैरिटी का ध्यान देना पड़ता है। इसमें प्लस की जगह पे प्लस ही लगाना पड़ता है, माइनस की जगह पे माइनस ही लगाना पड़ता है। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो दिक्कत होगी, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में आप प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह प्लस दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले पल वो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ ही लगाना पड़ता है। तो जो हमारी दो दृश्य धारा होती है, डीसी सप्लाई होती है, इसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहता है। इसमें देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें फिक्स रहता है, केवल ऊपर ही ऊपर चलता है। इसमें माइनस में जो सप्लाई होती है वह नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है कि एसी सप्लाई जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। उसके बाद अगला है विद्युत धारा के प्रभाव। इसके क्या क्या प्रभाव हैं? ऊष्मीय प्रभाव है। हर एक चालक अपने अंदर से बहने वाली धारा का विरोध प्रतिरोध के कारण करता है। कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके अंदर से जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, वह इसके अंदर मौजूद जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह इसके मार्ग में रुकावट डालता है। तो वह जो रेजिस्टेंस होता है वही विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है और जिससे वह गर्म हो जाता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें हीटिंग होगी। नाइक्रोम का तार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि हमारा प्रेस है, हीटर है, बल्ब है, ये हमारे ऊष्मीय प्रभाव के कारण है। अगला है चुंबकीय प्रभाव। जब धारा प्रवाहित होती है तो अपनी चारों तरफ चुंबकीय फील्ड पैदा करती है। ठीक है, जैसे कि कॉइल होती है जो हमारी, ये हमारी कॉइल है। ठीक है, इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, चुंबकीय फील्ड बना देती है। ठीक है, इस मतलब देखिए, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है जो अस्थायी चुंबक होता है। एक स्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक। तो जो अस्थायी चुंबक होता है वो कॉइल के थ्रू बनता है, मतलब इसमें जब तक सप्लाई रहेगी तब तक इसके अंदर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो वही है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों ओर चुंबकीय फील्ड पैदा कर देती है। जैसे कि विद्युत घंटी, जब आप सप्लाई को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो वहाँ पर कॉइल बनी होती है, कॉइल की वजह से वहाँ पर मैग्नेट जनरेट होता है, उसी से हमारी घंटी बजती है। विद्युत चुंबक, ठीक है, अभी मैंने बताया। पंखा, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तभी पंखा चलता है, तभी उसके अंदर मैग्नेट बनता है और तभी पंखा हमारा चलता है। अगला है रासायनिक प्रभाव। बैटरी का चार्ज होना, अम्लीय विलयन में से धारा गुजरने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में बंट जाते हैं। ठीक है, जो रासायनिक प्रभाव होता है, जब बैटरी के अंदर जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। ठीक है, स्टोर कर लेती है विद्युत धारा को, तो वह हमारा रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों को आप इसी तरह नोट करते चले जाएं। गैस का आयनीकरण, किसी ट्यूब में गैस मरकरी सोडियम भरे होने पर धारा गुजारने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट होती है, उसके अंदर जब हम सप्लाई का फ्लो करते हैं तो उसके अंदर जो मरकरी होती है ना, वो आयनीकृत हो जाती है और वह रोशनी उसमें से पैदा होने लगती है। इससे प्रकाश पैदा होता है जब आयनीकरण हो जाता है। अगला है हमारा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल ही हमारा विद्युत वाहक बल होता है। किसी भी चालक में, मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो एक बल के माध्यम से हो रहा है, जिसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं, कि विद्युत को प्रवाहित करने में जो बल लगाता है। ठीक है, तो इसका प्रतीक जो होता है वह ई होता है तथा मात्रक जो होता है वह वी होता है, वोल्ट होता है। अगला है विभवांतर। विभवांतर क्या है? किसी चालक के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज का अंतर प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। मतलब किसी चालक के दोनों सिरों पर, कोई चालक है हमारा, इसके दो सिरे हैं ना, कोई छोर तो होगा ना, उसके दोनों जो छोर होते हैं, जो सिरे होते हैं, उनमें
जो प्रतिरोध के कारण, इनके अंदर निश्चित बात है कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वहाँ पे मान लीजिए हमने अगर 220 वोल्ट दिया तो निश्चित बात है यहाँ पे 218 वोल्ट हो गया, तो 220 माइनस 218, ठीक है, तो कितना वोल्ट का अंतर आ गया, 2 वोल्ट का अंतर आ गया। तो यही 2 वोल्ट जो है हमारा वो विभवांतर है, ठीक, कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वही हमारा विभवांतर है। मतलब विभव में अंतर, विभव मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज में जो अंतर हो गया उसी को हम विभवांतर बोलेंगे। और वो क्यों होता है, वह रेजिस्टेंस के कारण होता है। जो हमारे कंडक्टर में या किसी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके कारण से ही वोल्टेज ड्रॉप होता है और वही हमारा विभवांतर होता है। इसका जो प्रतीक होता है वह V होता है, वोल्टेज, तथा मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। अगला है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। किसी टर्मिनल पर जो वोल्टेज होती है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये मोटर के जो टर्मिनल है या हमारा पंखा है उसके जो टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जहाँ पे कनेक्शन करते हैं, वहाँ पर जो वोल्टेज होती है उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप एग्जैक्ट जगह पर आप जाकर के चेक करेंगे तो जो भी वोल्टेज शो करेगी मल्टीमीटर में वही हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है। इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है तथा इसे VT मतलब वोल्टेज टर्मिनल से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, किसी सर्किट में प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वही चीज़ है, जो विभवांतर है ना वही चीज़ यहाँ पर भी लगभग होती है। इसके प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, अर्थात जितना वोल्टेज प्रतिरोध के कारण कम होता है होने पर बचता है, जितना हमारा बचता है वही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। लगभग विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप एक ही चीज़ें हैं लगभग। अगला है वैद्युतिक कार्य। किसी परिपथ में EMF द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य। किसी भी हमारा मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनों को पहुँचाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम वैद्युतिक कार्य बोलेंगे। इसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो कार्य बराबर होता है EMF इंटू I इंटू T। T मतलब हो गया समय, I मतलब हो गया करंट मतलब धारा, EMF हो गया हमारा फोर्स बल, ठीक है। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा कार्य निकल आएगा। अगला है हमारा वैद्युतिक शक्ति। किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर को हम वैद्युतिक शक्ति करते हैं। कोई भी पंखा है हमारा, कोई भी वैद्युतिक उपकरण है, मिक्सी है, मोटर है, उसकी जो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम वैद्युतिक शक्ति बोलते हैं। वैद्युतिक शक्ति बराबर होता है विद्युत कार्य बटे समय। मतलब विद्युत कार्य में लगना हुआ समय, उसको समय को हम भाग दे देंगे तो विद्युत शक्ति हमारी आ जाएगी। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 35.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट करते चलें। P इजकल टू होता है W/T मतलब कार्य बटे समय, तो P इजकल टू I² R। अगला है ब्रिटिश हॉर्स पावर 33,000 फुट पाउंड पर मिनट होता है और मेट्रिक हॉर्स पावर होता है 4,500 मीटर kg पर मिनट होता है। अगला है, अब ये चीज़ें थोड़ा सा विद्युत का इतिहास के विषय में भी आप जान लीजिए कि लगभग 26,600 वर्ष पहले यूनानी विद्वान थेल्स ने यह पता लगाया कि किसी ठोस में जब हम चमड़े या रेशम कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े घास फूस के हल्के भाग को अपनी ओर खींचने की शक्ति आ जाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी। लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जो 1544 से लेकर के 1603 तक इनका था, ने यह सिद्ध किया कि यह गुण अन्य कई पदार्थों को रगड़ने पर भी पैदा होता है, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से भी होता है। देखिए इसमें यह चीज़ नोट कर लीजिए, यह बहुत ही काम की चीज़ है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है या एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, तो यह पुरानी अवधारणा थी या कन्वेंशनल करंट इसको हम बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है।
अब क्या है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट बहने की या अवधारणा जो होती है, यह आधुनिक अवधारणा है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यह पुरानी कन्वेंशनल करंट, यह हमारी पुरानी अवधारणा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट यह हमारी नवीनतम अवधारणा है। अगला है वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, चालक, अचालक, अर्धचालक। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो कि विद्युत कार्य में उपयोग में आती हैं, जिसमें से चालक जो है हमारा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम चालक बोलते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वह चालक होता है। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये हमारे चालक के एग्जाम्पल हो गए। अच्छे चालक के गुण क्या क्या होते हैं? वह सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, चालक खींचने पर ना टूटे, मतलब खींचने पर यदि आप खींच रहे हैं कंडक्टर को तो वह टूटे ना। चालक मजबूत होना चाहिए, मतलब उसमें जो मजबूती होनी चाहिए कि मतलब आप खींच रहे हैं तो टूटे ना, ठीक है। इसके जोड़ को आसानी से सोल्डर किया जा सके। अगर दो तारों को आप ज्वाइंट मार रहे हैं, तो अगर उस पर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, जोड़ने के बाद यदि आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो वह आसानी से जुड़ जाए, सोल्डर हो जाए। ऐसा नहीं कि वो सोल्डर ना हो। जैसे मान लीजिए स्टील की कोई चीज़ है, उस पर आप सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा, तो वो कंडक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉपर का तार होता है उसको हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो वह हमारा कंडक्टर हो गया। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा चालकता अधिक होनी चाहिए, मतलब उसका विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होना चाहिए तथा उसके अंदर कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए जो चालक होगा। इससे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, मतलब उसके अंदर जो वोल्टेज जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रेजिस्टेंस के कारण से वह नहीं होगा, कम होगा, तो वह हमारा चालक अच्छा होगा। चालक पर किसी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ठंडी है, गर्मी है, बरसात है या कोई भी मौसम है, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पता चला कि अगर ठंडक पड़ गई तो वह चालक हमारा, कंडक्टर हमारा टूट गया, गर्मी पड़ गई तो वो पिघल गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वह हर मौसम में यथावत होना चाहिए, एक ही स्थिति में होना चाहिए। जैसे कि वर्षा हो रही है, धूप हो रही है, इन परिस्थितियों में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो यथावत होना चाहिए। चालक के प्रकार, ठोस में सोना, चांदी, तांबा, ये हमारे चालक हैं। द्रव में जो हमारे कंडक्टर क्या होते हैं, जिनका आकार निश्चित नहीं होता, जैसे H2O जो हमारा पानी है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये हमारे चालक में आते हैं, कंडक्टर आते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। गैस, कोई गैस आदर्श गैस नहीं होती, जैसे हीलियम, आर्गन, ठीक है, ये हमारे कंडक्टर होते हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा अचालक। अचालक में क्या है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है। चालक में क्या होता है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको हम चालक बोलते हैं, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है, इसमें नहीं होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यह हमारा अचालक होता है। क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो फ्लो कैसे होंगे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो फ्लो होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कैसे फ्लो होंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वह चालक नहीं होगा हमारा। तो चालक वही, अचालक क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, उसको हम अचालक बोलते हैं। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे कि हमारा अभ्रक, कांच, ये हमारे अचालक के उदाहरण हैं। अगला है हमारा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यह चालक और अर्धचालक दोनों के गुण होते हैं इसके अंदर, मतलब यह चालक भी होता है और अर्धचालक भी होता है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी पर कार्य करती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें क्या है, जब इसमें इसको गर्म किया जाता है तो इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्धचालक जो होता है, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही नहीं बन सकती है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पर ही काम करती है। उसमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे एग्जाम्पल हो गए। अगला है हमारा प्रतिरोध।
किसी भी चालक का वह गुण जो करंट के प्रवाहित होने में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है तो उसको रुकावट डाल दे, मतलब रोक दे। जितना ही ज़्यादा रुकावट होगी वह प्रतिरोध उतना ही अच्छा होगा। इसे आर से लिखते हैं, रेजिस्टेंस। इसकी इकाई ओम होती है, मतलब कितने ओम का रेजिस्टेंस उस चालक के अंदर है। ठीक है, अगर मेगा ओम में है तो वह इंसुलेटर की तरफ चला जाएगा, अगर ओम में है, कुछ ओम है, तो वह कंडक्टर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद एम्पियर मीटर तथा वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी देख लीजिए। आपकी एम्पियर मीटर कितने प्रकार के होते हैं? मूविंग कॉइल टाइप मतलब एमसी टाइप, मूविंग आयरन टाइप मतलब एमआई टाइप। पहला जो है हमारा एम्पियर मीटर, इसमें क्या है कि मूविंग कॉइल टाइप में देख लीजिए, यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए इसका प्रयोग केवल डीसी करंट को मापने में करते हैं। इस मीटर की प्लेट पर इस तरह ए और नीचे एक डैश, इस तरह का सिंबल, और एक ए और बीच में नीचे के साइड में एक डैश होता है, इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है, निशान बने होते हैं। मीटर के टर्मिनलों पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव अंकित होता है। सप्लाई के तार को सही पोल पर अनुसार जोड़ें। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो डीसी सप्लाई होती है उसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना होता है, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव ही जोड़ना होता है। अगर आप गलत जोड़ेंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जोड़ देंगे, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव जोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यह सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, पूरी सर्किट के, जो हमारा एम्पियर मीटर होता है। दूसरा होता है मूविंग आयरन टाइप में जो होता है, इसका प्रयोग डीसी और एसी दोनों सप्लाई को नापने में करते हैं। इसके प्लेट पर ए और नीचे इस तरह से एसी का सिंबल और इस तरह का सिंबल निशान बना हुआ होता है, जो हमारा एमआई टाइप जो होता है। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है? देखिए, वोल्ट मीटर में इसमें भी मूविंग कॉइल टाइप एमसी टाइप जो होता है और मूविंग आयरन टाइप मतलब एमआई टाइप इसमें भी होता है, जो हमारा वोल्ट मीटर मतलब एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में इसी तरह से सेम होते हैं। इसमें भी सेम होता है कि इससे डीसी वोल्टेज ही हम नापते हैं, केवल और केवल इसमें भी डीसी वोल्टेज नापते हैं, जो कि मूविंग कॉइल टाइप होती है। और इसमें भी देख लीजिए, जो हमारा एमआई टाइप हो एमसी टाइप हो जो होता है मूविंग कॉइल टाइप में, जो एम्पियर मीटर होता है उससे हम केवल करंट नापते हैं, ठीक है, डीसी करंट, और इसमें केवल डीसी वोल्टेज नापते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो कॉइल टाइप होगा वह केवल और केवल डीसी को ही नापेगा या डीसी को ही चेक करेगा, ठीक है। या सप्लाई के पैरेलल में लगाते हैं, मतलब जो वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है। इसमें भी पॉजिटिव को पॉजिटिव तथा नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ें, मतलब पोलैरिटी का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं मीटर आपका खराब भी हो सकता है। तो जो हमारा डीसी सप्लाई चेक करने के लिए जो वोल्ट मीटर हो या एम्पियर मीटर हो, उनमें इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। उसके बाद अब जो हमारा मूविंग आयरन टाइप है उसको देख लीजिए, या एसी और डीसी दोनों को मापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसे सर्किट के समानांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। जो वोल्ट मीटर होता है वह चाहे डीसी के लिए हो या एसी और डीसी दोनों के लिए हो, दोनों को हम पैरेलल में ही जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। और जो हमारा एम्पियर मीटर होता है वह हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो एमसी टाइप होता है यह केवल डीसी के लिए होता है, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों, और जो एमआई टाइप होता है वह एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ से तीसरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम चौथे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर सोल्डरिंग, केबल तथा प्रतिरोध के नियम पर है, तो अगला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।